मेरा नाम निवेदिता है। मैं दुल्हन का जोड़ा पहने भागती चली जा रही थी। पीछे पलटकर देखने की भी मेरे पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि अपने पीछे जो मैं छोड़कर जा रही थी उसके बारे में सोचते हुए अगर मैं शर्मिंदा होना चाहती तो भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि मैंने घर से भागने का जो फैसला किया था वह बिल्कुल ही ठीक था। लेकिन भागते भागते अब मेरी टक्कर एक ऐसे इंसान के साथ हो गई थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह तो वही था। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जिसमें मेरे ताऊ जी की फैमिली और मेरी फैमिली रहती थी। मेरी कजिन चेतना और मेरी छोटी बहन नीतू, हम तीनों ही घर की लाडली बेटियां थी। हम तीनों में सबसे ज़्यादा और सबकी लाडली चेतना थी, क्योंकि चेतना बोल नहीं सकती थी। वह बेचारी बचपन से ही गूंगी थी। ताऊ जी ने उसका बहुत इलाज करवाया था, मगर उसका इलाज संभव नहीं था, क्योंकि वह जन्म से ही अपनी आवाज़ खो चुकी थी। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चेतना अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, जबकि हम 3 भाई बहन थे। हम दोनों बहनों का एक भाई था। हमारे पेरेंट्स कभी किसी की तरह का मनमुटाव नहीं हुआ था, इसीलिए हम सब ने भी कभी किसी तरह का मनमुटाव नहीं किया। हम सब में सबसे बड़ी चेतना ही थी। मैं चेतना से सबसे ज़्यादा क्लोज थी। बचपन से ही हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। हम दोनों की उम्र में भी सिर्फ 1 साल का फ़र्क था। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी। बचपन से लेकर जवान होने तक हम दोनों ज़्यादातर साथ ही रहे थे। मैं उसकी हर बात को अच्छी तरह से समझती थी, क्योंकि वह इशारों से बात किया करती थी। जहाँ भी चेतना जाती थी, ताऊ जी मुझे हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहते थे, क्योंकि वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। वह ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मुझसे ज़्यादा बचपन से लेकर अब तक चेतना का ख्याल किसी ने नहीं रखा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वैसे तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छे खाते पीते लोग थे। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ताऊ जी का एक बड़ा सा साड़ी का शोरूम था, जिसमें उनकी बिक्री बहुत अच्छी होती थी। मेरे पापा सरकारी पोस्ट ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। उनकी भी अच्छी सैलरी थी। चेतना की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और मेरी भी। हमारे छोटे भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे थे। ताऊ जी चाहते थे कि वह चेतना की शादी कर दे, मगर आज के ज़माने में लोगों को अपनी बहू में सारी क्वालिटीज़ चाहिए। लड़की खूबसूरत भी होनी चाहिए, अमीर परिवार की भी होनी चाहिए, और उसमें किसी तरह की कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती हैं। चेतना बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके अंदर कमी ये थी कि वह बोल नहीं सकती थी। इसी वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था। फिर मेरे पापा ने के एक दोस्त ने चेतना के लिए अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि लड़का देखने में बहुत अच्छा है, शरीफ है, उसका अपना घर है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, मगर लड़का तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। मामूली सी नौकरी करता है और 35,000 महीना कमाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। पापा ने कहा था कि अगर उस लड़के को पता चल गया कि हमारी बेटी गूंगी है तो शायद इस रिश्ते से इनकार कर दे। पापा के दोस्त ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लड़का काफ़ी समय से अकेला रह रहा है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अब वह चाहता है कि उसकी पत्नी घर में आए और घर की अच्छी तरह संभाल कर सके। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल लेगी, लेकिन मैं तुम्हें ये रिश्ता बता रहा हूँ। वैसे भी एक बार तुम लड़के से मिल लो। अगर तुम्हें लड़का पसंद आए और लड़के को तुम्हारी बेटी से शादी करने में कोई एतराज़ ना हो तो फिर ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें लड़के की नौकरी के बारे में पहले बता चुका हूँ। पापा ने कहा था कि हमें लड़के की नौकरी से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मेरे भैया के पास भगवान का दिया सब कुछ है, और उनका जो भी है वह उनकी बेटी का ही तो है। आखिरकार चेतना उनकी इकलौती बेटी हैं। वह अपना सब कुछ चेतना के नाम कर देंगे।
शादी के बाद उनकी बेटी को किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लड़का चाहे तो उनकी दुकान भी संभाल सकता है। ये बात सुनकर पापा के दोस्त बेफिक्र हो गए थे और उन्होंने लड़के को ताऊजी और पापा जी से मिलवाने का फैसला किया। जब पापा और ताऊजी लड़के से मिले तो उन्हें लड़का बेहद पसंद आया था। लड़के को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि चेतना गूंगी है। वह चेतना की मासूमियत और भोलेपन का दीवाना हो गया था। उसने कह दिया कि मुझे चेतना से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह चेतना को एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। उसकी शादी उस लड़के के साथ तय हो गई थी। ताऊजी ने भी सोच लिया था कि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। आखिरकार उनकी बेटी को एक परफेक्ट रिश्ता मिल गया था। लड़का कम कमाता है तो क्या हुआ, उनका तो कुछ भी है, वह उनकी बेटी का ही तो है। वह शादी पर बहुत सारा दान दहेज देंगे ताकि उनकी बेटी ससुराल में जाकर खुश रह सके। चेतना इस रिश्ते से बहुत खुश थी, मगर हम दोनों बहनें अफसोस में आ गई थी कि अब चेतना हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हम इस बात से बेफिक्र थे कि चेतना अकेले घर में शादी करने जा रही हैं, वरना बहुत से ससुराल ऐसे होते हैं जो लड़कियों को उनके अंदर कोई कमी होने पर बहुत तंग करते हैं। घर वाले कह रहे थे कि चेतना की शादी के बाद वे लोग मेरे लिए रिश्ता तलाश करेंगे। शादी पर जब चेतना का पति माधव बारात लेकर आया था, तब हमने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। हम बहुत खुश थे कि हमारा जीजू बनने जा रहा था। लेकिन जब मैं उनके सामने गई तो वह मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा क्यों था ये तो मैं नहीं जानती थी, मगर माधव देखने में बहुत अच्छा था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। हमारे कुछ रिश्तेदार तो आपस में बातें भी कर रहे थे कि गूंगी लड़की को इतना अच्छा वर मिल रहा है, उसका भाग्य तो चमक उठा। चेतना हमारे घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि वह बिल्कुल मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स की तरह थी, जबकि नीतू के साथ मैं सिर्फ बहनों की तरह ही रिएक्ट करती थी। मैं उसके जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। ताई जी और मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि तुम घर गृहस्थी पर ध्यान दो, तुम्हारी शादी करनी है। मगर मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने पापा से कहा कि वह मुझे दोबारा से एडमिशन दिलवा दे। लेकिन मम्मी पापा इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उनका कहना था कि अब आगे बढ़कर तुम्हें क्या करना है। मैं बहुत बोर रहने लगी थी। लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई कि शादी के बाद ही जल्दी जल्दी जीजू चेतना को लेकर हमारे घर पर आ जाते थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह बहुत हंसी मजाक किया करते और चेतना से बहुत प्यार करते थे। चेतना भी उनके साथ खुश रहती थी। अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन हम सब लोगों ने नोटिस किया कि उसकी खुशी के कोई ठिकाने नहीं हैं। घर वाले बेफिक्र हो गए थे चेतना की माधव जीजू के साथ शादी करने पर। उन्हें लगता था कि उनसे बेहतर हमसफर चेतना को शायद कोई और नहीं मिल सकता था। उसकी शादी को धीरे धीरे 3 महीने हो गए। वह जल्दी जल्दी यहाँ आती जाती रहती थी, तो मेरा अकेलापन भी खत्म हो गया था। वह जब जब हमारे घर आती थी, मैं उससे ढेर सारी बातें किया करती थी, और वह भी मुझे और अपने माधव जीजू के साथ होने वाले हसीन पल को मेरे साथ इशारों में शेयर करती थी। लेकिन फिर चेतना की खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई। एक दिन चेतना जीजू के साथ बाइक पर बाजार जा रही थी, तभी उनका एक बड़ी गाड़ी के साथ खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। चेतना की रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई थी, जबकि जीजू को मामूली सी चोट आई थी। वह तो जल्दी से ठीक हो गए थे, लेकिन चेतना को डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बता दिया था। काफ़ी दिनों तक चेतना का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन फिर भी चेतना ठीक नहीं हो सकी थी। अब वह बेचारी बिस्तर से लग कर रह गई थी। उससे कोई काम भी नहीं होता था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे बिल्कुल ही स्ट्रेट बिस्तर पर लेटा देना है, जबकि उसके सारे काम भी बेड पर ही होने चाहिए थे। चेतना के घर में बहुत परेशानी आ गई थी। जीजू भी उसकी वजह से परेशान रहने लगे थे।
उन्हें हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। इस तरह करते करते उसकी शादी को 6 महीने गुजर गए। उनके घर के हालात अब दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, क्योंकि अब जीजू चेतना की वजह से नौकरी पर नहीं जा रहे थे। सारा दिन वह उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन जीजू हमारे घर आए और उन्होंने मम्मी और ताई जी के सामने कहा, मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए। ताई जी ने कहा था, हाँ बेटा बताओ, हम तो तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। जीजू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक चेतना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक निवेदिता हमारे घर पर रहे। निवेदिता बचपन से ही उसकी सहेली रही हैं। उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। आप लोग तो जानते हैं कि जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है तभी से मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ। चेतना का इलाज भी हो रहा है और फिर ऊपर से मुझे अपनी नौकरी छोड़कर उसका ख्याल भी रखना होता है। वो बोल नहीं सकती, इशारों में बातें करती हैं। अब तबीयत खराब होने की वजह से वह और ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। वह मुझसे काफ़ी सारी बातें करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वह लेटे लेटे ही मुझे मांगती हैं, तो उसके इशारे मेरी समझ में नहीं आते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप निवेदिता को हमारे घर भेज दीजिए ताकि मुझे निवेदिता के आने से कुछ मदद मिल सके। मेरी मम्मी ने ये बात सुनी तो वह तुरंत ही मुझे चेतना के घर भेजने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा था, बेटा इस समय तुम मुसीबत से गुजर रहे हो और इस समय हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। आखिरकार तुम इस घर के दामाद हो, हमारी बेटी का इतना ख्याल रखते हो, हमारा भी तो फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। इस बात से जीजू बहुत खुश हो गए थे। मम्मी और ताई जी ने मुझसे भी पूछा कि तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चेतना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं चेतना का ख्याल रख लिया करूँगी, घर के सारे काम कर लिया करूँगी और जीजू जॉब पर चले जाया करेंगे। अपने कपड़े पैक करके मैं जीजू के साथ उनके घर आ गई थी। मैंने देखा था कि मुझे देखकर चेतना ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। चेतना बेचारी की हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था। वह शादी के बाद कितनी खुश और खूबसूरत रहने लगी थी, मगर अब तो उसका रूप बदल गया था। उसकी खूबसूरती को जैसे जंग लग गया था। वह बेचारी हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं चेतना के लिए करूँगी। जीजू का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। वैसे तो उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं घर के सारे काम कर लिया करती थी। जीजू मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे और मेरी बहुत तारीफ करते थे। एक दो बार घर के सब लोग वहाँ पर हमसे मिलने के लिए भी आए। हमारे घर वाले जीजू का बहुत एहसान मानते थे कि उन्होंने एक गूंगी लड़की से शादी की और अब जब चेतना लाचार हो चुकी है तब भी वह उसका पूरा साथ दे रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं और उसका इलाज भी करवा रहे हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार के दिल में जीजू के लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। जीजू अब भी ऑफिस से घर आते तो मेरी पसंद के खाने का कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते। एक दिन तो जीजू 2-3 खूबसूरत ड्रेस लेके आए। मुझे लगा शायद वह अपनी पत्नी के लिए ये कपड़े लेकर आए होंगे। मैं मुस्कुराते हुए वे सुंदर से ड्रेसेस देख रही थी। तभी जीजू के कहे हुए शब्दों ने मुझे एक ज़ोरदार झटका दिया। वह कहने लगे, ये सारी ड्रेसेस तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, इसीलिए आज से तुम यही कपड़े पहनना। मैं तुम्हारे लिए इस तरह की और भी ड्रेसेस ले आऊँगा। जीजू की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती थी। शुरू से ही मैं सूट पहनती थी। भला मैं ऐसे कपड़े पहनकर उनके घर में कैसे रह सकती थी। वे ड्रेसेस बहुत मॉडर्न टाइप के थे। ऐसे कपड़े तो मैं बचपन में पहना करती थी। मुझे लगा शायद जीजू ये सोचकर मेरे लिए ये कपड़े लेकर आए हैं, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की थी। लेकिन अपनी फैमिली की वजह से मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। मैंने जीजू से साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती।
मेरी बात सुनकर जीजू का चेहरा उदास हो गया। वह कहने लगे, मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसे कपड़े लाना चाहता था, मगर वह तो अब किसी काबिल की नहीं रही, तो सोचा तुम्हारे लिए लेकर चलूं। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये कपड़े पहनने तो मत पहनना, लेकिन तुम इन्हें किसी और को दे देना, मैं इन्हें वापस नहीं कर सकता। जीजू की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए मैंने वे कपड़े अपने पास रख लिए थे। एक दो बार तो मैंने वे कपड़े पहन भी लिए। जब जीजू ने मुझे उन कपड़ों में देखा तो वह मुझसे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा था, इन कपड़ों में तुम बेहद खूबसूरत लगती हो, ऐसे कपड़े पहनकर तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम इन कपड़ों में बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगती हो, तुम्हें हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे बहन जी टाइप के कपड़ों में तो तुम बिल्कुल बहन जी ही लगती हो, ऐसे कपड़े तुम्हें सूट नहीं करते, तुम्हें इस तरह के कपड़े ही पहनने चाहिए। जीजू की बात सुनकर मैं उनसे नज़रें मिलाने लायक नहीं रहती थी। वह कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे थे। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बारे में कुछ इस तरह की बातें करती थी। जीजू को जो भी चीज़ अच्छी लगती वह मेरे लिए लाकर देते थे। वह अब तक मेरे लिए काफ़ी सारा सामान ला चुके थे। वह कहते थे, तुम हमारे घर में रहती हो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल हमें रखना है। जीजू हमेशा मेरी तारीफ करते रहते थे। जब मैं जीजू की किसी बात पर तारीफ करती तो वह कहते, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ तो तुम्हारी बहन का भी तो बहुत ख्याल रखता हूँ। मुझे लगता था कि जीजू मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे अभी भी जीजू के व्यवहार पर शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं नोटिस किया कि जीजू मेरे करीब होने जा रहे हैं। जब मैं रात को अपने कमरे में आराम करने जाती तो वह मेरे कमरे में आ जाते थे। बहाने से मेरी तारीफ करते, मुझे इधर उधर के सवाल करते और कभी कभी नींद न आने का बहाना करके मेरे पास काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। वह कहते, अगर तुम्हारी बहन ठीक होती तो आज मैं उसके साथ वक्त बिता रहा होता, मगर वह रात को दवाई खाने के बाद जल्दी सो जाती हैं, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। एक दिन वह कहने लगे, अच्छा हुआ तुम इस घर में आ गई, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है, वरना जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है घर बिल्कुल वीरान हो गया है। घर में किसी तरह की खुशी नहीं थी। सारा दिन बाहर लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद करता रहता था। घर आता था तो शांति और उजड़े माहौल से ही सामना होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दिमागी मरीज बन जाऊंगा, मगर अब तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। जीजू मुझे नरम नज़रों से देखने लगे थे तो मैं शर्मा जाती थी। मुझे अपने आप बहुत खास लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। जीजू मेरे इस घर में होने की खुशी जाहिर करते और मुझे इस घर के लिए अहम होने का एहसास दिलाते थे। दिन ब दिन मेरी सेहत भी अच्छी होती जा रही थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन जीजू चेतना की दवाई लाने के बहाने मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाते थे। रास्ते में मेरी पसंद की चीज़ें मुझे ज़रूर खिलाते थे। एक दो बार तो वह मुझे मूवी दिखाने भी ले गए थे। कई बार वह मुझे चेतना के लिए शॉपिंग करवाने मॉल भी ले गए थे। मॉल में चेतना के कपड़ों के साथ साथ उन्होंने मेरे भी कपड़े खरीदे थे। जब मैं चेतना के पास अकेली बैठती तो वो घबराने लगती थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे चेतना को कोई बात नागवार लग रही थी। शायद वह मुझे अपनी कोई ज़रूरत बताना चाहती थी। जब मैंने इस बारे में जीजू से बात की तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती हो, वह बस अपनी हालत से परेशान हो गई हैं, कभी कभी बहुत मायूस जाहिर करने लगती हैं। मैं समझ गया हूँ कि इंसान एक ही जगह पड़े पड़े और ज़्यादा बीमार हो जाता है। चेतना की हालत ऐसे है कि उसे बिस्तर पर ही लेटे रहना है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि तुम इस बात को सोचने समझने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारा दिल भी दुखने लगेगा। जीजू की बातों पर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी।
उसके बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय चेतना के साथ बिताना शुरू कर दिया था। रात को जब तक वह नहीं सोती थी तब तक मैं उसके कमरे में बैठी रहती थी। जीजू भी मेरे साथ बातें करने में लगे रहते थे। हम दोनों चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा हंसाने की कोशिश करते थे। जब वह सो जाती थी तो मैं अपने कमरे में आ जाती थी। जीजू बातों ही बातों में कभी मुझे तसल्ली देने के बहाने मेरे कंधे थपथपाने लगते तो कभी मुझे छूने लगते थे। मैं इस बात का ध्यान नहीं देती थी कि क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादातर चेतना की फैली हुई इशारे करती हुई आंखों पर होता था। लेकिन हर बार जीजू मुझे किसी न किसी बहाने से कमरे से बाहर भेज देते थे। जैसे कभी किचन में जब मैं वापस आती थी तो चेतना बड़ी खामोशी से आंखें बंद के लेटी हुई होती थी। एक दिन जीजू मुझसे कहने लगे, चेतना अब तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करने लगी हैं, तुम थक जाती हो, तुम्हारे लिए घर के बहुत सारे काम होते हैं। अब अगर चेतना तुमसे कोई काम कहे तो तुम अपने कमरे में आ जाया करो, उसके लिए परेशान मत हुआ करो, मैं उसके सारे काम खुद कर लिया करूँगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, उसकी लाचारी का इलाज तो भगवान के हाथ में है। उनकी बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। मुझे उनकी ये बातें अच्छी लगती थी क्योंकि मैं अपना मकसद कभी नहीं भूलती थी। मेरा मकसद था कि मैं इस घर में चेतना की वजह से आई हूँ। मेरी मम्मी और ताई जी हमेशा मुझे यही सलाह देते कि चेतना का बहुत ख्याल रखना, वह इस समय बुरे दौर से गुजर रही हैं। कोई नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। बिस्तर पर ही एक ही हालत में पड़े रहना आसान नहीं था। मेरे दिल में इतना समय गुजरने के बाद भी चेतना के लिए कदर और मोहब्बत में कमी नहीं हुई थी। मैं पहले से ज़्यादा उसके लिए फ़िक्रमंद रहने लगी थी। मुझे हर समय यही ख्याल सताता कि वह बेचारी हमेशा बिस्तर पर पड़े पड़े थकान का शिकार होती रहती हैं। जब वह बेबसी से आंसू बहाने लगती थी तो मेरा दिल दर्द से भर जाता था। मैं बचपन से ही चेतना के बहुत करीब थी। वह बेचारी पहले ही बोल नहीं सकती थी और अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मैं ऐसे समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए जीजू के समझाने पर भी मैं अपनी बहन से दूर नहीं हुई। हालांकि हर गुजरते हुए दिन के साथ जीजू बदलने लगे थे। वह रात को हमेशा उठकर मेरे कमरे में चले आते थे। कभी चाय का बहाना करते तो कभी किसी चीज़ के बारे में पूछने लगते थे। कई बार ऐसा होता कि मैं नींद में होती थी और जीजू आकर मेरे पास बैठ जाते थे। मैं घबराकर जाग जाती थी। जब मैं पूछती कि वह मेरे कमरे में क्यों आए तो वह कोई न कोई उल्टा सीधा बहाना बना देते थे। मैं उनके घर में रह रही थी इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं समझती थी। न ही मैं उनसे ये कह सकती कि उनका इस तरह का रात में मेरे कमरे में आना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती थी वह मैं समय से पहले ही उनके कमरे में दे देती थी। लेकिन इसके बावजूद जीजू ने मेरे कमरे में आना नहीं छोड़ा। मैं अब घर जाना भी चाहती थी लेकिन ताई जी मुझे घर आने नहीं देती थी। मैं जब भी एक दो बार घर गई तो ताई जी ने मुझसे कहा, बेटा जब तक चेतना ठीक नहीं हो जाती तुम घर मत आना। तुम तो वैसे भी चेतना को बहुत याद करती थी, अब उसके साथ रहो। तुम्हारे वहाँ रहने से चेतना भी खुश रहती हैं। बेटा तुम्हारे हम पर बहुत एहसान है। तुम अगर उसके घर नहीं जाती तो शायद उसके घर में ढेर सारी परेशानियां खड़ी हो जाती। तुम्हारे जाने से माधव को भी बहुत सहारा मिला है। बेटा तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तुम वहाँ से नहीं आओगी। मैंने ताई जी से वादा किया था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं चेतना का ख्याल रखूँगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर रहते थे। ताई जी भी मुझसे यही चाहती थी कि मैं चेतना के घर पर इसलिए रहूं ताकि उसका घर बना रहे। वह पहले ही गूंगी थी और अब उसकी रीढ़ की हड्डी भी खराब हो चुकी थी। इतनी सारी बातों से तंग आकर कहीं जीजू उसे छोड़ ना दे, इसलिए घर के सारे ही सदस्य यही चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद ना हो,
ताऊजी भी चेतना के इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे। एक रात में सोने की तैयारी कर रही थी जब जीजू अचानक मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गए। मैंने उनसे कमरे में आने की वजह पूछी तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगे, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने दवाई भी ले ली लेकिन आराम नहीं आ रहा। शायद मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। निवेदिता, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो प्लीज़ मेरे सिर में तेल लगा दो और कुछ देर मालिश कर दो, शायद इससे मुझे आराम मिल जाए। जीजू की बात पर मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनके सिर की मालिश करूं। अभी मैं उनके इतनी करीब तो नहीं हुई थी और ना ही उनसे मेरा ऐसा कोई रिश्ता था कि उनकी ऐसी सेवा करती। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जीजू से कहा, मैं आपको चाय बना देती हूँ, उससे ज़रूर आपकी थकान दूर हो जाएगी और आपके सिर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। जीजू का जवाब सुने बिना ही मैं बाहर निकल गई। किचन में चाय बनाते हुए भी मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और जानबूझकर मैंने चाय बनाने में देर की। पहले तो जीजू अपनी हद में रहते थे तो मुझे अच्छे लगते थे, मगर जब वे अपनी हद से बाहर हो रहे थे, उनका बार बार बेवजह मुझे छूना और मेरे करीब आना अब मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मैं जवान और खूबसूरत लड़की हूँ, इतनी बेवकूफ़ और नासमझ नहीं थी कि एक मर्द की हरकतें ना पहचान पाती, मगर मेरी मजबूरी यही थी कि मैं जीजू को कुछ नहीं कह सकती थी। जब चाय बनाकर मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह मेरे कमरे में मेरी ही जगह पर सो रहे थे। मैं हैरान रह गई। मुझे उस रात जीजू की हरकत पर बहुत नफरत महसूस हुई। मैंने खामोशी से चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गई। मैंने दोबारा कमरे में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मैं चेतना के पैरों में ही लेटकर सो गई और जीजू मेरी जगह पर सो रहे। जीजू की वजह से सुबह मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे अपने कमरे में जाना था। मैं जानती थी कि सुबह जीजू इस कमरे में आ जाएंगे। मुझे पहली बार उनसे शर्म महसूस हुई। जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी तब जीजू मेरे पास आए और शर्मिंदगी से कहने लगे, मेरी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब मैं तुम्हारे बिस्तर पर लेटकर सो गया और मैंने तुम्हें तंग भी किया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और नाश्ता किए बिना ही घर से चले गए। मुझे लगा कि वह सच में रात वाली हरकत के लिए शर्मिंदा हैं। वापस आकर फिर से जीजू ने अपनी शर्मिंदगी जाहिर की और सिर झुकाए काफ़ी देर तक बैठे रहे। मेरा दिल उनसे साफ होने लगा था। मैं उन्हें तसल्ली दी कि कहा, कोई बात नहीं जीजू, तबीयत खराब तो इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। मगर मैंने साथ में उन्हें सलाह भी दी, आइंदा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस पर वह कहने लगे, अब यही करूँगा। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तुम तो घर के हालात जानती हो ना, मुझे हमेशा चेतना की फिक्र लगी रहती है। मैं पहले ही इस घर में अकेला रहता था। घर में चेतना के आने से मुझे कुछ सहूलियत थी। अब वह भी बिस्तर से लग गई। आखिर तुम कब तक हमारा घर संभालोगी? बस यही सोच मुझे बीमार कर रही है। वह बड़े ही अफसोस भरे दिल से कह रहे थे। मैंने कहा, जीजू, मैं यहाँ चेतना के लिए आई हूँ। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया और जब तक चेतना जिंदा है मैं उसका ख्याल रखूँगी, चाहे मुझे यहीं पर रहना पड़े। मैं कभी भी चेतना को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर जीजू की आंखें चमक उठी। वह कहने लगे, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम हमारे घर की मेंबर बन गई हो। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे घर को संभाल लिया। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। जीजू की बात पर मैं शर्मिंदा हुई क्योंकि मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं यहीं रहूं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जीजू की नरमी मुझे किस मोड़ पर ले आएगी। चेतना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह हर समय आंखों से आंसू बहाती रहती थी और मैं उसकी फिक्र में परेशान होती जा रही थी। कभी कभी मैं भगवान से शिकायत भी करती थी कि बेचारी को पहले ही आपने बेजुबान बना दिया और अब उसका शरीर भी लाचार कर दिया।
काश वह बोलने के काबिल होती तो अपनी ज़रूरत मुझे खुलकर बता सकती। जब भी वह मुझे कुछ कहने की कोशिश करती थी, जीजू मुझे कमरे से भेज देते थे। एक रात मैं सो रही थी जब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चेतना के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं घबरा कर उठी। मुझे लगा शायद चेतना को किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरे दिमाग से जीजू का ख्याल निकल चुका था। मुझे याद नहीं रहा कि रात के समय जीजू चेतना के पास होते थे और उसकी कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकते थे। मैं अपने कमरे से निकलकर भागते हुए चेतना के कमरे में गई, मगर दरवाजे पर ही मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि सामने जो नज़ारा मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं आगे बढ़कर अपने जीजू को रोकना चाहती थी, मगर मेरा शरीर ये हरकत करने से इनकार कर चुका था। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई। मेरी आंखों में चेतना की तकलीफ से पीला पड़ा हुआ चेहरा घूम रहा था। अगली सुबह जब मैं चेतना के पास नाश्ता लेकर गई तो उसे देखकर मैं रो पड़ी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। वह बेचारी इस तकलीफ झेल रही थी। जीजू मुझे देखकर फिक्र के साथ पास आते हुए पूछने लगे, तुम क्यों रो रही हो? अब मुझे जीजू से डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कमरे से निकल गई। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आने लगा कि शायद चेतना मुझे यही बात बताना चाहती थी। उसकी बेबसी और इशारे करती हुई आंखें मुझे याद आ रही थी। मुझे इस घर में रहते हुए लगभग 5 महीने हो गए थे और मुझे अंदाज़ा हुआ कि चेतना किसी मुसीबत में फंसी हुई थी। जीजू ने मेरी गुमसुम हालत को कई दिनों तक बर्दाश्त किया, मगर फिर एक दिन उन्होंने मुझसे सवाल किया। वह कहने लगे, मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तो तुम मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं देती। ना जाने तुम्हारा ध्यान किधर रहता है। तुम्हारा व्यवहार भी मुझसे बदल गया है। क्या कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैं अपने घर में किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता। मैंने भी जीजू से गुस्से में सवाल कर दिया था, क्योंकि उस रात मैंने उन्हें चेतना के साथ गुस्से की हालत में उसका हाथ मरोड़ते हुए देखा था। वह बेचारी तो खुद बहुत तकलीफ से गुजर रही थी, तो क्या ज़रूरत थी ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ने की और उस पर गुस्सा करने की। उनका ऐसा व्यवहार मुझे बहुत चुभा था। मेरे पूछने पर जीजू एक लम्हे के लिए घबरा गए थे। फिर कहने लगे, दरअसल मुझे चेतना मजबूर करती हैं। तुम्हें तो उसके इशारे समझ नहीं आते, मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं। वह अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हैं और जानबूझकर अपना ठीक से इलाज नहीं करवा रही हैं। इतने महंगे डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहा हूँ, मगर वह दवाइयाँ को खाने से इनकार कर देती है। शायद अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कभी कभी गुस्से में मैं ऐसा कर जाता हूँ, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीजू की सफाई पर मैं शॉक्ड रह गई। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि चेतना ऐसा कर रही थी, क्योंकि मेरे सामने तो सब कुछ ठीक था। मैं उसे दवाई भी देती थी और खाना पीना अपनी निगरानी में कराती थी। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। हालांकि रात की दवाई हमेशा जीजू ही उसे दिया करते थे। शायद चेतना अपने पति से किसी बात पर नाराज़ होने की वजह से ऐसा व्यवहार कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी वह ये सब क्यों कर रही थी। मैंने उसे 2-3 बार समझाने की कोशिश भी की, मगर उसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। अब वह कोई इशारा नहीं करती थी और आंखें बंद कर लेती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे बात करने की कोशिश करते करते थक चुकी हैं। एक रात में अपने कमरे में सुकून से सो रही थी, तभी जीजू फिर से मेरे कमरे में आ गए। वह मेरे बिस्तर पर बैठे तो इस बार मैंने गुस्से से जीजू को देखा और कहा, आपको कुछ भी चाहिए तो दरवाजे पर खड़े होकर ही बता दिया कीजिए। मुझे आपका इस तरह बार बार कमरे के अंदर आना अच्छा नहीं लगता। उस दिन मैंने पहली बार जीजू से इस तरह से बात की थी, मगर उसके बदले में जीजू ने मेरे साथ जो हरकत की वह मुझे हैरानी में डाल गई। वह मेरा मुंह दबोचकर कहने लगे, मेरे घर में रहती हो और मुझे ही गुस्सा दिखा रही हो।
पहले ही मैं तुम्हारी गूंगी बहन को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। ऐसा कहते हुए जीजू ने मुझे दबोच लिया। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर उस रात जीजू ने मुझे अपनी असली हकीकत दिखा दी। इनकी ऐसी गिरी हुई हरकत पर मैं बार बार चिल्लाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह मुझे छोड़ दे, मगर वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मेरी चीखें तेज होती जा रही थी। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई। ये आवाज़ बहुत तेज़ सी, शायद ये आवाज़ चेतना के कमरे से आई थी। ये आवाज़ सुनकर मैं और जीजू घबरा गए कि अचानक चेतना की कमरे में क्या हुआ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और जल्दी से कमरे के बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे भागती हुई गई, लेकिन जब हम दोनों की नज़र चेतना पर पड़ी तो ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि चेतना जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। चेतना को देखकर मेरी एक जोरदार चीख निकल रही थी। वह तो हिल भी नहीं सकती थी, तो फिर वह जमीन तक कैसे आई थी? उसके हाथ में कांच का टुकड़ा था और काफ़ी सारा कांच जमीन पर गिर चुका था। शायद वह साइड टेबल पर रखा हुआ था। शीशे का फ्लावर पॉट उठा रही थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह मुझे बचाने के लिए आ रही हो। उसका शरीर इस काबिल नहीं था कि वह चल सकती हो। जब जीजू ने देखा कि चेतना की सांसें नहीं चल रही और वह इस दुनिया से जा चुकी हैं, यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसी समय मैं बेहोश हो गई थी। अगले दिन मैं बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे अपना कोई होश नहीं था। मेरी आंखें तब खुली थी जब मुझे लोगों के रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। फिर धीरे धीरे वह आवाज़ बढ़ने लगी। मैं बहुत तेज़ बुखार में जल रही थी। जब रोने की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई तो कुछ देर बाद मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे बताया कि चेतना इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी ने पता चला कि चेतना की मौत सुबह सुबह हुई थी। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी तो जीजू उसे अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया था। शायद जीजू ने जो मेरे साथ हरकत की थी, उसकी चीख पुकार सुनकर चेतना का बेबस दिल ये सब सदमा सहन नहीं कर पाया था। मैं ये सब कुछ किसी को न बता सकी थी कि चेतना की मौत सुबह के समय नहीं बल्कि रात के समय ही हो गई। वह बेचारी मुझे बचाना चाहती थी, मगर वह इस काबिल नहीं थी कि वह मुझे बचा सकती। इसीलिए वह अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। मैं जानती थी कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। वह इंसान सबके लिए था कि इतना अच्छा कोई नहीं जानता था कि वह इतना शातिर है। वह उल्टा मेरे ऊपर ही चेतना की मौत का इल्ज़ाम लगा सकता था। उसे लगता था कि वह मेरे साथ भी गलत करेगा तो सबको यकीन हो जाएगा कि चेतना की मौत की जिम्मेदार भी वही है और मेरी इज्जत भी उसी ने खराब की है। इसलिए उसने मुझे खामोशी से बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे घर वालों को सूचना देनी शुरू कर दी। मगर कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। लोग मेरे पेरेंट्स से कह रहे थे कि ना जाने कब से तुम्हारी बेटी चेतना के ससुराल में रह रही थी। उसका अपना जीजू के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि हमने कई बार निवेदिता को उसके जीजू के साथ गाड़ी पर घूमते फिरते देखा था और वह उनके घर में रह भी इसी मकसद से रही थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब सोचते हुए कि मेरा रिश्ता कहीं नहीं लग रहा, लोग मुझे और माधव को लेकर बदनाम कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने मेरा रिश्ता माधव के साथ ही तय करने का फैसला कर लिया था। वह लोग सोचने लगे थे कि शायद माधव से अच्छा हमसफ़र मुझे नहीं मिल सकता। जिस इंसान ने उनकी गूंगी बहन का इतना ख्याल रखा, वही मेरा भी बहुत ख्याल रख सकता है। मगर मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया था। मेरे घर वाले थे कि ज़बरदस्ती मेरे साथ उसकी शादी करने को तैयार हो गए। माधव तो बैठा ही इसी सहारे था कि वह मुझसे शादी कर ले। आखिरकार उसे मेरी गूंगी बहन पसंद नहीं थी। उसने तो शादी सिर्फ दौलत के लिए की ही थी। वह ये बात अच्छी तरह से जानता था कि चेतना अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और फिर वह गरीब है।
उसे खूबसूरत लड़की के साथ साथ एक अमीर ससुराल भी मिल गया था। माँ बाप के मरने के बाद सब कुछ बेटी और दामाद का हो जाएगा, उसने काफ़ी दूर तक की सोच रखी थी। मगर जब उसने मुझे देखा तो उसकी नीयत मुझ पर ही खराब हो गई थी। पहले भी वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और अब भी मुझे पाकर वह अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैंने घर वालों ने मेरी उसके साथ शादी फिक्स कर दी थी, मेरी मर्जी के बिना। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चेतना की तरह इस इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती। वह चेतना को हमेशा मुझे लेकर ब्लैकमेल करता था। चेतना ये बात मुझे अच्छे से जानती थी कि वह मुझ पर गंदी नज़र रखता है। वह मुझे यही बात समझाने की कोशिश करती थी, मगर मैं कभी उसकी ये बात समझ ना सकी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बाहर सारे मेहमान आ चुके थे, मेरी शादी का इंतज़ार हो चुका था। मैं बेहद रो रही थी, लेकिन अब मुझे एक ऐसा कदम उठाना था जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं अपने घर की खिड़की से रस्सी से लटक कर नीचे उतर गई और फिर सब लोगों ने बचकर जैसे तैसे अपने घर से निकल आई थी। मैं लगातार भागती जा रही थी। तब अचानक मेरी टक्कर एक गाड़ी से हुई। मेरी हल्की हल्की चोट आई थी, मगर मैं उठकर फिर से भागना चाहती थी। जब वह इंसान गाड़ी से निकलकर मेरे करीब आया और मुझे संभालने की कोशिश करने लगा, तो जैसे ही नज़र उस लड़के पर पड़ी, ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला मेरा और चेतना का बहुत अच्छा दोस्त अविनाश था। अविनाश कहने लगा, निवेदिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम कहाँ थी? तुम नहीं जानती कि मैं कितने समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने अविनाश से कहा, आज मेरी शादी होने जा रही थी चेतना के पति के साथ, मैं वहाँ से भाग आई हूँ। वह मेरी बात सुनकर चौंक गया। मैंने उसे पूरी बात बताई। मैंने उससे कहा, मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जो इतना घटिया है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रही थी। अविनाश कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूँ, तुमसे शादी करूँगा। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। वह कहने लगा, हाँ निवेदिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानती कि कॉलेज में मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज करने की कोशिश की थी, मगर मैं देर कर चुका था। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब हम सब लोग अलग अलग हो गए, तब मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने तुम्हारी एक सहेली से तुम्हारा नंबर निकलवाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की तो कभी तुम्हारा नंबर नहीं लगा। एक बार मैं तुम्हारे घर की तरफ भी गया था। बड़ी मुश्किल से मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस मिला ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, मगर मुझे वहां आसपास के लोगों ने बताया कि तुम तो वहां नहीं रहती हो। जब से चेतना की शादी हुई है तुम्हें वहां पर किसी ने देखा ही नहीं है। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया था और फिर मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश करनी बंद कर दी और आज देखो भगवान ने किस हालात में तुम्हें मुझसे मिला दिया। अविनाश की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बात तो मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता था, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही वह मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें करता था जिससे मुझे लगता था कि वह मुझसे एक तरफा मोहब्बत करता है, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आज जब वह मुझे ऐसी सिचुएशन में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी और फिर मैंने अपने घर वालों के बारे में बिना कुछ सोचे समझे ही अविनाश के साथ शादी कर ली थी। मैं उसकी पत्नी बनकर आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं वापस पलटकर भी अपने घर वालों के पास नहीं गई। मैं जानती थी कि वे लोग मुझे दोबारा से इस दरिंदे के हवाले कर देंगे। कुछ लोग बाहर से देखने में जितने अच्छे होते हैं, असल में अंदर से वह कुछ और ही होते हैं। इसीलिए लोगों को परखना सीखिए। हर इंसान जैसा बाहर से दिखता है वह अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वाले आज भी मुझे गलत समझते होंगे, लेकिन मुझे उनकी ऐसी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे मेरी सारी ज़िंदगी का नुकसान हो। आप लोग ही बताइए कि
क्या मैंने घर से भागकर और कोई अविनाश के साथ शादी करके सही किया था या फिर गलत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।